नमो नमः साथियों। आज हम गंगा पुस्तक का पाठ 6 रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो आइए अपनी ज्ञान यात्रा शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे इस पाठ के सार, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, पाठाभ्यास, समानार्थी शब्द, मुहावरे। कृपया एंड तक, समाप्ति तक पूरी वीडियो देखें, उससे आपको भी लाभ होगा, पाठ अच्छे से समझ में आएगा। साथ में मैं आपके लिए एक विशेष युक्ति लाई हूँ पाठ की समझ छात्रों में बढ़ाने के लिए। पाठ की गतिविधि, जब हम सारा काम कर लेंगे, मजेदार मनोरंजक एक्टिविटी करेंगे जिसमें निश्चित ही बच्चे रुचि लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं रीढ़ की हड्डी। तो सबसे पहले जो यह पाठ है, इस पाठ का परिचय क्या है, कब लिखा गया यह पाठ? तो यह पाठ का जो परिचय है, रंगमंच की पृष्ठभूमि 1939 में यह लिखा गया था और एकांकी की रचना हुई थी 1939 में। उस समय भारतीय समाज में शिक्षा और अन्य कार्य क्षेत्रों में स्त्रियों को समान अवसर नहीं मिलते थे। मतलब उन पर बहुत पाबंदियां थी उस जमाने में। उनको आजादी नहीं थी, पढ़ने लिखने की भी आजादी नहीं थी, घूमने फिरने की आजादी नहीं थी। बस थोड़े से बड़े हुए और शादी करके उन्हें दूसरे घर भेज दिया जाता था, जैसे कि उनके कोई भावना ही ना हो। तो यही इस पाठ का उद्देश्य है कि स्त्रियों की शिक्षा, बौद्धिक स्वतंत्रता की मांग जगाना, सामाजिक सुधार लाना, रूढ़िवादी मानसिकता की आलोचना करके समाज में सही नजरिया विकसित करना, परंपरागत विवाह व्यवस्था, वधुओं के वस्तुकरण का पर्दाफाश करना कि एक लड़की की कैसे नुमाइश की जाती है, लड़के वाले देखने आते हैं, फिर वे दहेज मांगते हैं, लड़की की सुंदरता ऑब्जर्व करते हैं, ना उसमें भयंकर कमियां निकालते हैं, जिसका उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही नीचे चला जाता है। जैसे कि मानो कोई वस्तु हो, वस्तु की तरह माँ बाप उसे किसी गैर के सामने पेश कर देते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इसके सूत्रधार हैं, यानी कि लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, उनका जीवन परिचय। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 1917 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे इंडियन सिविल सर्विस में भी चयनित हुए। बिहार राज्य के शिक्षा सचिव, आकाशवाणी के महानिदेशक, सूचना व प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव आदि प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हुए वे आजीवन साहित्य सृजन में सक्रिय रहे। प्रयाग अध्ययन के दौरान ही जगदीश चंद्र माथुर ने लेखन आरंभ कर दिया था। उस समय की चर्चित पत्रिकाओं चांद और रूपाव आदि में उनके लिखे नाटक एकांकी छपने लगे थे। हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास में उनके एकांकी व नाटकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, पहला राजा, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना। इनकी संपूर्ण रचनाएं जगदीश चंद्र माथुर रचनावली 4 खंड में संकलित है। कोणार्क उनका सर्वाधिक चर्चित और संचित मंचित नाटक है। सन 1978 में उनका निधन हुआ था। तो बहुत ही अच्छे हमारे देश के साहित्यकार हुए हैं, वैल्यूएबल राइटर। तो अब इस एकांकी के जो पात्र परिचय हैं, वो वास्तव में दो विचारधाराओं का टकराव है। लड़की वाले कैसे हैं? द ब्राइट साइड उमा है, उमा मुख्य पात्र है इस एकांकी की, और हमारी नौजवान क्रांतिकारी विचारधारा को वो संदर्भित करती है। पढ़ी लिखी बीए पास है, आत्मसम्मानी और सशक्त महिला का प्रतीक है। इस एकांकी में दिखाया गया है कि अगर आप पढ़ लिख कर भी स्वतंत्र विचारवान नहीं बने, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य क्या है फिर? रामस्वरूप बाबू उमा के पिता हैं, बेटी से प्यार करते हैं, पर समाज के दबाव में उसकी शिक्षा को अवसर आने पे छिपा जाते हैं।
उन्हें लगता है कि उनकी बेटी पढ़ लिख गई ज्यादा, अब उसकी शादी नहीं होगी। प्रेमा उमा की माँ पारंपरिक सोच वाली महिला है। और लड़के वाले द ग्रूम साइड वाले कैसे हैं, उसमें मुख्य हैं गोपाल प्रसाद लड़के के पिता, पेशे से वकील है, दकियानूसी और चालाक धूर्त है। शंकर लड़का है, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, यानी कि वह तो है ही नहीं, उसके भी विहीन है, उससे बैकबोन विहीन है ना, चरित्रहीन है और पिता के सुर में सुर मिलाने वाला है, मतलबी खोर है। मंच सज्जा, आप जानते हैं एकांकी और नाटक की एक मंच सज्जा होती है, क्योंकि उसे स्टेज पे खेला जाना चाहिए बच्चों के द्वारा। आप भी इस जब पाठ को पढ़ो तो इस पर आप नाटक खेलना। मंच सज्जा में राम स्वरूप के घर में मेहमानों लड़के वालों के स्वागत की हड़बड़ी, तख्त बिछाना, हारमोनियम और सितार सजाना, दबाव और चिंता, राम स्वरूप और प्रेमा की चिंता, उमा का सादा पहनावा और उसकी उच्च शिक्षा बीए को छिपाने का दबाव, समाज का डर, प्रेमा की पारंपरिक सोच, मेरी समझ में तो यह पढ़ाई लिखाई की जंजाल आते नहीं। दूसरे अंक में क्या है, रूढ़िवादी मांगे हैं। रूढ़िवादी सोच कैसे निकल रही है, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, निहायत मतलब एकदम बहुत ज्यादा, हमें कोई मैम साहब तो रखनी नहीं है। कौन कह रहा है ये, लड़के का पिता कह रहा है। शिक्षित पाखंड, गोपाल प्रसाद का तर्क की शिक्षा केवल मर्दों का काम है, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं, ये शंकर के पिता कह रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वे विवाह को एक बिजनेस व्यापार समझते हैं, लड़की की भावनाएं उनके लिए मायने नहीं रखती। एकांकी के तीसरे अंक में उमा का विद्रोह नजर आता है। दमन का अंत ब्रेकिंग पॉइंट है, उमा को गाने और पेंटिंग दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है, वह चुप रहने से इनकार कर देती है। उमा का प्रहार स्ट्राइक क्या है, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल कर खरीदते हैं। शंकर के चरित्र का पर्दाफाश, लड़कियों के हॉस्टल से भगाया जाना। अंतिम शब्द, घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। ये बहुत ही जानदार कंक्लूजन सेंटेंस है, की लाइन है, इसे आप याद कर लीजिए, पेपर में कई तरीके से पूछी जा सकती है। इस पंक्ति का आशय बताइए, या बताइए कि इसके प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, या बताइए कि उमा ने यह बात किससे कही और क्यों कही, किसके लिए कही। कई तरीके से इस लाइन पे प्रश्न बन सकते हैं योग्यता आधारित, तो तैयार रहिएगा इस पंक्ति के विश्लेषण के लिए। तो शिक्षित पाखंड बनाम सशक्त नारीत्व, शिक्षित पाखंड कौन दिखा रहा है यहाँ इस एकांकी में, गोपाल प्रसाद और शंकर पढ़े लिखे हैं लेकिन वही दकियानूसी सोच रखते हैं, उच्च शिक्षित हैं, वकील मेडिकल छात्र, फिर भी सोच दकियानूसी है, दृष्टिकोण विवाह एक व्यापार है उनके लिए, स्त्री एक वस्तु फर्नीचर की तरह है, चरित्र इनका कायर है, दूसरों पर निर्भर और दोहरे मापदंड वाले चरित्र हैं। सशक्त नारीत्व, कौन सा चरित्र इसमें उभरा है, या मेरा मनपसंद पात्र कौन सा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कारण बताते हुए। तो मेरा सशक्त नारीत्व उमा का पात्र प्रिय पात्र है, क्यों, क्योंकि वह बीए पास है, शिक्षा उसके आत्मबल का आधार है, दृष्टिकोण उसका जो है अपना स्वाभिमान और गरिमा वाला है, चरित्र की साहसी है, सत्य बोलने वाली है, अपनी रीढ़ की हड्डी बैकबोन नैतिक बल वाली है, स्ट्रॉन्ग उसकी रीढ़ की हड्डी है भाई। प्रतीकवाद रीढ़ की हड्डी का वास्तविक अर्थ, यह केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि व्यक्तित्व का आधार है। स्वतंत्र विचार, समाज की गलत रूढ़ियों के आगे ना झुकना, आत्मसम्मान, अपनी गरिमा और मूल्य को पहचानना, नैतिक दृढ़ता, सही और गलत के बीच चुनाव करने का साहस। शंकर का शारीरिक और झुक कर बैठना उसके चारित्रिक और नैतिक पतन का सीधा प्रतीक है। सांकेतिक बहुत ही अच्छी इसकी भाषा है, मतलब ये कहिए कि हास्य व्यंग भी है इसमें, चाहे वो नौकर और मालिक की बात हो रही हो, चाहे वो शंकर और उमा की बात हो रही हो, और चाहे वो लड़की के पिता की माँ की बात हो रही हो, ये कहीं ना कहीं व्यंग प्रस्तुत हो रहा है और एक सार गर्वित मैसेज समाज के लिए जा रहा है, समाज में क्रांति ला रहा है, अपने उद्देश्य में कामयाब हो रहा है कि लड़कियों को वही बराबर का हक दे दो, वो वस्तु नहीं है, जान है उनके अंदर भी, भावनाएं हैं। तो पृष्ठभूमि और पात्र, आप देखिए जो इस पाठ का जो
सार है। जगदीश चंद्र माथुर जी जो पाठ लाए हैं एकांकी, इसका संक्षिप्त आपको मैं सार बता रही हूँ। पूरा पाठ तो आप किताब में पढ़ ही लेंगे, बहुत लंबी पीपीटी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे सार में ला रही हूँ और फिर इसके बाद प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगी। तो यह एकांकी का बैकग्राउंड क्या है, 1939 के सामाजिक परिवेश पर आधारित है, जो स्त्रियों की शिक्षा और विवाह से जुड़ी रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करती है। मुख्य पात्रों में उमा एक शिक्षित और सशक्त लड़की, उसके पिता रामस्वरूप, माँ प्रेमा और लड़की देखने आए गोपाल प्रसाद व उनका बेटा शंकर शामिल हैं। मुख्य समस्या क्या है, रामस्वरूप अपनी बेटी उमा का विवाह शंकर से करना चाहते हैं। शंकर के पिता गोपाल प्रसाद एक वकील और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी सोच दकियानुसी है। वे अपनी बेटी के लिए एक ऐसी बहू चाहते हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, अधिकतम मैट्रिक पास, क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षित महिलाएं गृहस्थी नहीं संभाल सकती। कथानक क्या है इसका एकांकी का, तो कथानक में उमा मुख्य चरित्र है, जो वास्तव में बीए पास है, लेकिन विवाह तय करने के लिए उसके पिता इस बात को छिपाते हैं और उसे सादगी से पेश करते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से तरह तरह से सवाल पूछते हैं, जैसे उसकी सिलाई कढ़ाई, गाना बजाना, उसकी चाल ढाल, है ना, गीत गाना। चरमोत्कर्ष क्लाइमेक्स क्या है कहानी का एकांकी का, उमा जो अपनी शिक्षा और आत्मसम्मान को लेकर सजग है, गोपाल प्रसाद की नापतोल वाली बातों से क्षुब्ध हो जाती है। वह निडर जवाब देती है कि लड़कियां कोई भेड़ बकरी या कुर्सी मेज कुर्सी नहीं है जिनका सौदा किया जाए। वह शंकर की असलियत भी उजागर कर देती है, कि जिसे वह हॉस्टल में, लड़कियों के हॉस्टल में शरारत करते हुए देखती है। वह पिछले फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल में चक्कर काटते हुए पकड़ा गया था और वहां से अपमानित होकर भगाया गया था। संदेश क्या है एकांकी का, तो एकांकी के में उमा शंकर की रीढ़ की हड्डी बैकबोन पर चोट करती है, जो न केवल शंकर के शारीरिक झुकाव का प्रतीक है, बल्कि उसके चरित्र और नैतिक दृढ़ता की कमी को भी दर्शाता है, यानी कि वो चरित्रवान मजबूत युवक नहीं है। यह पाठ संदेश देता है कि स्त्रियों की शिक्षा और उनका आत्मसम्मान समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य है। बच्चों, यह छात्र, आप भी देखिए किशोर होने जा रहे हैं, फिर युवा होंगे कुछ सालों में, तो आप जब युवा बने तो अपने लिए एक आइडियल सेट करें, एक उद्देश्य सेट करें अपने जीवन का। क्या आपको झुकी हुई रीढ़ वाला बनना है या आत्मसम्मान वाला, समाज का उच्च चरित्रवान नागरिक बनना है, सशक्त युवा बनना है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। सही मामलों में सुशिक्षित युवा ही समाज को, देश को सही दिशा दे सकते हैं। अब देखिए पाठ का अभ्यास, रचना से सम्मान, मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। सबसे पहले मैं इनके ऑप्शन में सही उत्तर आपको बता देती हूँ। तो ये जो इनमें सही उत्तर है, पहला है एकांकी रीढ़ की हड्डी का शीर्षक किसका प्रतीक है, तो इन चारों में से ग वाला सही है, आत्मसम्मान और नैतिक दृढ़ता का प्रतीक है। जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है वही तो सीधा खड़ा हो सकता है, वही चरित्रवान हो सकता है। और प्रतीकात्मक अर्थ में रीढ़ की हड्डी एकांकी में किस पर व्यंग किया गया है, तो रीढ़ की हड्डी में इसके दो उत्तर हो सकते हैं, विवाह और अशिक्षा पर, समाज की अनुचित मान्यता पर। घ वाला ज्यादा सही है, समाज की अनुचित मान्यता। अगर एक उत्तर चुनना है तो घ वाला। घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। यह वाक्य शंकर के किस छवि को उजागर करता है, यह उसकी चारित्रिक दृढ़ता और शारीरिक दुर्बलता, है ना। ये नहीं, का वाला उत्तर इसका सही है, ये वाला नहीं है, का वाला उत्तर इसका सही है, नैतिक साहस की कमी और चारित्रिक दुर्बलता। का वाला उत्तर एकदम इसका सटीक है, इसमें नैतिक साहस नहीं है ना। जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ, मैंने बीए पास किया है। उमा की दृष्टि में शिक्षा प्राप्त करने का सही अर्थ है, क्या है शिक्षा, है बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करना या कॉलेज में पढ़ना, नौकरी पाना, माता पिता और पति को प्रसन्न रखना, या आत्मबल और स्वतंत्र विचार। अगर आप सही मायने में पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप में आत्मबल होना चाहिए, आपके स्वतंत्र विचार होने चाहिए। यदि आप में अपना बल नहीं है और आपके विचार स्वतंत्र नहीं है, दूसरे कठपुतली की तरह दूसरे के इशारों पे नाचते हैं, तब आप रीढ़ की हड्डी वाले नहीं हैं। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप में क्या क्या समानताएं हैं, तो दोनों ही दिखावा पसंद है और परंपरा के शिकार हैं,
है ना, ट्रेडिशनल, लकीर के फकीर हैं, पढ़ लिख गए हैं, फिर भी उनमें नई सोच विकसित नहीं हुई है। छठा प्रश्न, इस एकांकी की संवाद शैली मुख्यतः कैसी है? तो भाई ये ख वाला उत्तर सही है, स्वाभाविक और व्यंग्यपूर्ण है, नेचुरल है एकदम, स्टाइल, है ना। मेरी समझ और मेरे विचार के प्रश्न है फिर। लेकिन आइए देखिए अभी मेरे उत्तर, मेरे तर्क के, इनके तर्क तो देखें। तो एकांकी रीढ़ की हड्डी का जो शीर्षक किसका प्रतीक है? आत्मसम्मान, नैतिक दृढ़ता का। क्यों? जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी शरीर को सीधा और मजबूत रखती है, उसी प्रकार आत्मसम्मान और नैतिकता व्यक्ति के चरित्र को आधार प्रदान करते हैं। शंकर में इन दोनों गुणों का अभाव है, इसलिए उमा उसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहती है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में किस पर व्यंग किया गया है? सही उत्तर है घ, समाज के अनुचित मान्यताओं पर। तर्क यह है कि यह एकांकी समाज की दकियानुसी और रूढ़िवादी सोच पर चोट करती है, जहां लड़कियों की शिक्षा को कमतर आंका जाता है और विवाह के नाम पर उनका सौदा नापतोल किया जाता है। घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। यह वाक्य शंकर की किस छवि को उजागर करता है? नैतिक साहस की कमी और चारित्रिक दुर्बलता को। तर्क क्या है? लॉजिक। यह वाक्य दर्शाता है कि शंकर का अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है, वह पिता के पीछे पीछे छिपता है और पूर्व में लड़कियों के हॉस्टल में पकड़े जाने के कारण उसका चरित्र संदिग्ध और कमजोर है। जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, बीए पास किया है। उमा की दृष्टि में शिक्षा प्राप्त करने का सही अर्थ क्या है? आत्मबल और स्वतंत्र विचार रखना। तर्क, उमा के लिए शिक्षा केवल डिग्री पाना नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त, जागरूक नागरिक बनाना है। वह अपनी शिक्षा के बल पर ही रूढ़िवादी गोपाल प्रसाद के सामने अपने आत्मबल की रक्षा हेतु खड़ी हो पाती है। तो गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप में क्या क्या समानताएं हैं? दोनों दिखावे और परंपरा के शिकार हैं। गोपाल प्रसाद शिक्षित होकर भी रूढ़िवादी परंपराओं का ढोंग करते हैं और राम स्वरूप आधुनिक होकर भी समाज के दबाव में आकर अपनी बेटी की शिक्षा छिपाने जैसा दिखावा करते हैं। इस एकांकी की संवाद शैली मुख्यतः कैसी है? तो स्वाभाविक और व्यंग्यपूर्ण है। एकांकी की बातचीत बहुत ही सहज, नेचुरल लगती है, लेकिन इसके हर संवाद में समाज की दोहरी मानसिकता पर गहरा व्यंग छिपा हुआ है। मेरी समझ मेरे विचार खंड के प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित है। बाबूराम स्वरूप समाज में आधुनिक व्यवहार का दिखावा करते हैं, जबकि उनके विचार रूढ़िवादी है। इस अंतर्द्वंद के उदाहरण एकांकी से खोज कर लिखिए। बाबूराम स्वरूप के व्यक्तित्व में आधुनिकता रूढ़िवादिता का द्वंद निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। शिक्षा बनाम विवाह। वे अपनी बेटी उमा को उच्च शिक्षा बीए दिलाते हैं और जो उनकी आधुनिक सोच का परिचायक है, लेकिन विवाह तय करने के लिए वे गोपाल प्रसाद के सामने उसकी शिक्षा छिपाते हैं और उसे केवल मैट्रिक पास बताते हैं। दिखावे की मजबूरी। वे व्यक्तिगत रूप से गोपाल प्रसाद के दकियानुसी सवालों पर गुस्सा करती हैं, फिर भी अपनी बेटी को उनके सामने खरीदे जाने वाली वस्तु की तरह पेश करने पर मजबूर होते हैं। परंपरा का निर्वाह। वे चाहते हैं कि उमा आधुनिक होने के बावजूद टीम टाउन पाउडर आदि लगा कर आए, ताकि वह खरीदारों को पसंद आ सके, जबकि उमा इन दिखावों के खिलाफ है। रीढ़ की हड्डी का संदर्भ दो अलग अलग पात्रों के लिए भिन्न भिन्न अर्थों में आया है, उनकी पहचान कीजिए और लिखिए। तो रीढ़ की हड्डी शब्द का प्रयोग एकांकी में दो अलग अलग संदर्भों में हुआ है। शंकर के लिए नकारात्मक अर्थ, यहाँ यह शंकर की शारीरिक दुर्बलता, झुकी हुई कमर, उसके चरित्र व नैतिक साहस की कमी का प्रतीक है। उमा के अनुसार शंकर का अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है और वह समाज में सीधे खड़े होने के योग्य नैतिक बल नहीं रखता। उमा के लिए सकारात्मक अर्थ, यहाँ यह आत्मसम्मान और वैचारिक दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार रीढ़ शरीर को आधार देती है, वैसे ही उमा की शिक्षा और उसका स्वाभिमान उसे समाज की कुरीतियों के विरुद्ध मजबूती से खड़ा करने का आधार प्रदान करते हैं। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। उमा की इस सोच, उमा की माँ है प्रेमा, कि इस सोच से उस समय की स्त्री शिक्षा की स्थिति के विषय में क्या पता चलता है? प्रेमा की यह सोच 1939 के उस दौर को दर्शाती है जब स्त्री शिक्षा को एक जंजाल या समस्या माना जाता था, क्योंकि तब लोगों को लगता है कि लड़की ज्यादा पढ़ लिख गई तो लड़का उसके लेवल का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, है ना। और परंपरागत फैमिली जो होती है, रूढ़ फैमिली होती है, वे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं पसंद करते। उन्हें लगता है कि वो हुक्म चलाएगी या घर को
जो है रूल करेगी, वो किसी का कहना नहीं मानेगी, सेवा नहीं करेगी परिवार के सदस्यों की, तंग करेगी, तो इसलिए वो कम पढ़ी लड़की लाते हैं अपने घर में। उस समय समाज में यह धारणा प्रबल थी कि स्त्रियों के लिए केवल स्त्री सुबोधनी जैसी पुस्तकें पढ़ना और घर के काम सीखना ही पर्याप्त है। अधिक पढ़ी लिखी लड़कियों को घर गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त समझा जाता था, जिससे पता चलता है कि समाज में लड़कियों को समान अवसर प्राप्त नहीं थे। उनकी शिक्षा को विवाह में बाधक माना जाता था। लेखक ने रीढ़ की हड्डी शब्द को एकांकी के शीर्षक के रूप में क्यों चुना? यदि आप इस एकांकी का दूसरा शीर्षक रखना चाहें तो वह क्या होगा और क्यों? लेखक ने यह शीर्षक इसलिए चुना क्योंकि रीढ़ की हड्डी मनुष्य के व्यक्तित्व और स्वाभिमान का आधार होती है ना? जिस समाज या युवा जैसे शंकर के पास नैतिक बल नहीं होता, वह बिना रीढ़ के समान असहाय है। वैकल्पिक शीर्षक, इसका दूसरा शीर्षक उमा का साहस या वस्तु बनाम नारी हो सकता है। मेरी समझ में नारी का आत्मसम्मान हो सकता है, क्योंकि पूरी एकांकी उमा के इर्द गिर्द घूमती है, जो रूढ़ियों को तोड़कर अपने सम्मान के लिए आवाज उठाती है और समाज की दकियानुसी सोच को करारा जवाब देती है। एक और हो सकता है क्रांतिदर्शी उमा, है ना? और विधा से संवाद के अंतर्गत एकांकी की पड़ताल। तो एकांकी का नाम है रीढ़ की हड्डी, लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। देखिए इस तरह से जब आप ए साइज, एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, ए साइज प्लेन पेपर पर, व्हाइट पेपर पर आप इस तरह के पॉइंटर्स बनाते हैं किसी भी चैप्टर के, तो वह चैप्टर आपको आसानी से अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाता है। और परीक्षा से पहले एक दो बार इस पेज को पढ़ लीजिए, एक फोल्डर बना लीजिए, उसमें ये सारे अपने फोल्डर में टैग कर लीजिए पेजेस, हर चैप्टर का एक पेज बना लीजिए। यकीन मानिए जब आप परीक्षा में जाएंगे परीक्षा देने, तो जैसे ही इस पाठ का प्रश्न आएगा, ये पन्ना आपका माइंड रिफ्लेक्शन दे देगा, आपको लगेगा आप चीट करके लिख रहे हो, मतलब हूबहू आपके दिमाग में ये विचार कौंध जाएंगे उस समय। तो लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, पात्र है उमा राम स्वरूप लड़की के पिता, प्रेमा लड़की की माँ, शंकर लड़का, गोपाल प्रसाद लड़के के पिता और रतन नौकर। परिवेश क्या है? देशकाल 1939 का समय, एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर का मामूली सा सजा हुआ कमरा। मंच निर्देश क्या है? मंचन कैसे हो? मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा निर्देश है ये। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। संवाद निर्देश, पात्रों के बोलने के तरीके को दर्शाने वाले कोष्ठक में दिए गए निर्देश, जैसे रामस्वरूप जरा तेज आवाज में, प्रेमा दरी उठाते हुए, उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, विवाह के लिए लड़कियों की उच्च शिक्षा, जैसे उमा बीए पास होना छिपाने की मजबूरी, समाज की दकियानुसी सोच जहां लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह परखा जाता है। उमा का सशक्त संवाद, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। मुख्य विचार क्या है? स्त्रियों की शिक्षा का महत्व, उनके आत्मसम्मान की रक्षा, विवाह के नाम पर होने वाले नापतोल का विरोध करना। समाधान क्या है? उमा द्वारा शंकर की चारित्रिक दुर्बलता, अपनी शिक्षा की पर सच्चाई निडरता बताना, जिसके परिणाम स्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर अपमानित होकर बिना विवाह तय किए वापस चले जाते हैं। यह विश्लेषण एकांकी विधा की संरचना और उसके सामाजिक संदेश को गहराई से समझने में मदद करता है। मेरी टिप्पणी और तुलना और विचार के प्रश्नोत्तर देखिए, पेज नंबर 116। उमा द्वारा शंकर के लिए कही गई बात, घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए आप अपनी एक टिप्पणी, एक रिमार्किंग करिए। तो उमा की यह टिप्पणी शंकर के व्यक्तित्व को दिखाती है, समाज की खोखली मानसिकता पर प्रहार करती है, जो कि तीखा है, प्रभावशाली है। इस टिप्पणी के माध्यम से उमा ने केवल शंकर की शारीरिक बनावट, झुकी हुई कमर पर ही प्रहार नहीं किया, बल्कि उसके चरित्र और नैतिक बल की कमी को भी उजागर किया है। इसके मुख्य आधार बिंदु निम्नलिखित है। चारित्रिक दुर्बलता, शंकर पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमते हुए पकड़ा गया था और वहां से अपमानित होकर भागा था, जो उसके कमजोर चरित्र को दर्शाता है। आत्मसम्मान का भाव, वह अपने पिता गोपाल प्रसाद के दकियानुसी विचारों का मूक समर्थक है और उसमें स्वयं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व या रीढ़ नहीं है। दोहरी मानसिकता पर चोट, उमा का यह संवाद उन लोगों को आईना दिखाता है जो लड़कियों को तो भेड़ बकरी की तरह परखते हैं,
हैं, लेकिन अपने बेटों की कमियों और अनैतिक व्यवहार को नजरअंदाज कर देते हैं। निष्कर्षतः उमा की यह टिप्पणी सिद्ध करती है कि बिना स्वाभिमान और मजबूत चरित्र के मनुष्य बिना रीढ़ की हड्डी के समान है। फिर ये तुलना और विचार के प्रश्न उत्तर है। ठीक है, आप इन्हें पढ़िए और समझिए। व्याकरण की बात के खंड के देखिए, हर एनसीईआरटी के सीबीएसई का निर्देश है कि पाठ में से मुहावरे आएंगे और पाठ में से समानार्थी शब्द आएंगे। तो यहाँ देखिए कुछ पाठ के मुहावरे हैं। भीगी बिल्ली बनना, है ना, यानी कि डर जाना। कक्षा में शिक्षक के आते ही शोर मचाने वाले बच्चे भीगी बिल्ली बन गए, या पिता के आते ही घर में सभी बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। मुंह फुलाना, नाराज होना। मनपसंद खिलौना ना मिलने पर छोटे बच्चे अक्सर मुंह फुला लेते हैं। किसी मर्ज की दवा होना, किसी काम का ना होना। यदि तुम मुसीबत में मित्र के काम नहीं आ सकते तो फिर तुम किस मर्ज की दवा हो। सिर चढ़ाना, बहुत अधिक छूट देकर बिगाड़ देना। अत्यधिक लाड़ प्यार ने ही रामू को सिर चढ़ा रखा है। सब कुछ उगल देना, छिपी हुई बात या रहस्य बता देना। वाक्य, पुलिस की सख्ती देखते ही चोर ने चोरी का सब कुछ उगल दिया। कांटों में घसीटना, मुसीबत या शर्मिंदगी की स्थिति में डालना। वाक्य, झूठ बोलकर तुम स्वयं को कांटों में घसीट रहे हो। इज्जत उतारना, बेइज्जती या अपमान करना। भरी सभा में उमा ने गोपाल प्रसाद के दकियानुसी विचारों की पोल खोलकर उनकी इज्जत उतार दी। मुंह छिपाना यानी कि शर्मिंदा होना। वाक्य, अपनी करतूत पकड़े जाने पर वह सबसे मुंह छिपाता फिर रहा है। खीसे निपोड़ना यानी खीस निकालना, इस तरह हंसना कि दांत दिखाई दे, बेढंगी हंसी हंसना। सेठ उसकी बात सुनकर खीसे निपोड़ने लगा। ठीक है, तो इसमें एक कहावत भी आई है। और सकारात्मक प्रयोग, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, है ना। नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रयोग हो सकते हैं। खेल के मैदान में पिता और पुत्र की जोड़ी ने कमाल कर दिया। यदि पिता महान धावक थे तो उनका बेटा अपनी जीत से सवा शेर साबित हुआ। अब नकारात्मक कैसे हो जाएगा? नकारात्मक में हो जाएगा कि शंकर के पिता जो है, उनके लिए हम कह सकते हैं कि शंकर तो शंकर है, बाप तो शेर है, लड़का सवा शेर है, मतलब दोनों ही चरित्रहीन है। अब देखिए इसके पाठ के जो मुख्य कीवर्ड हैं, दकियानुसी पुराने विचारों वाला, फितरती स्वभावगत या चालबाज, तालीम मतलब शिक्षा एजुकेशन, तशरीफ सम्मान पूर्वक उपस्थिति, कहते हैं ना तशरीफ लाइए अर्थात बैठिए आदर के साथ, अर्ज निवेदन या प्रार्थना। अब संवाददाता बनकर अगर हम कहें कि उमा के चरित्र पर, उमा का आप जो है इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और आप संवाददाता हैं, रिपोर्टर हैं, तो कैसे आप उसकी प्रस्तुति दे सकते हैं? ये एक एक्टिविटी है। मैं तो हमेशा इस तरह की एक्टिविटी पाठ से संबंधित करवाती हूँ। हम दिए जल उठे पाठ से, पिछले साल जो कक्षा 9 में संचयन पुस्तक थी, याद है वह पाठ? तो हमेशा मैं उसमें रिपोर्टर्स बनाती थी 2-3, और कुछ बच्चों को उस पार्ट का सीन क्रिएट करने के लिए दे देती थी, और फिर मैं कहती थी अब तुम रिपोर्ट करो। तो वो बच्चे उस अंदाज में, अपने अंदाज में, बड़े क्रिस्पी अंदाज में हास्य और व्यंग का पुट करते हुए रिपोर्टिंग करते हैं। तो एक आपके यहाँ मैं एक उदाहरण रख रही हूँ। यदि आप संवाददाता होते तो उमा का साक्षात्कार लेते समय उसके आत्मसम्मान और साहस पर ध्यान केंद्रित करते। लाइव रिपोर्टिंग, दर्शकों, मैं आज यहाँ उमा के घर के सामने बाहर खड़ा हूँ, जहाँ अभी अभी एक शिक्षित युवती ने विवाह की मंडी में खुद को वस्तु की तरह परखे जाने का विरोध किया है और समाज की ऋण विहीन मानसिकता को करारा जवाब दिया है। ठीक है, तो यह खंड एकांकी के व्यंग और भाषाई सौंदर्य को समझने के अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आपकी एक रचनात्मक गतिविधि भी हो जाती है, एक्टिविटी भी हो जाती है, मनोरंजन भी बच्चों का हो जाता है, बच्चे पाठ से सीधे जुड़ जाते हैं। हम कहते हैं ना हिंदी में बच्चे रुचि नहीं लेते, आप इस तरह की गतिविधि मनोरंजक करा के तो देखिए, बच्चे तो दौड़ के जुड़ेंगे और आपको, अध्यापिका को पसंद भी करेंगे। अब देखिए मैं लाई हूं समानार्थी शब्द, पाठों के बीच में से पूछे जाएंगे। तख्त, तख्त दीवान को भी कहते हैं, लकड़ी की बड़ी चौकी को भी कहते हैं, और सिंहासन को। गंदुमी, गहवे रंग का, ललाई हुए भूरा, सांवला हल्का रंग, गंदुम रंग, भूरापन। और वाट, टेक, अटकाव, है ना। और जंजाल, झंझट, झमेला, संसार का बखेड़ा। ठिठोली, हंसी, परिहास। करीने, करीना, ढंग, रस्म, मेल, समानता। दकियानुसी, पुराने विचार का, पुराना। रूढ़ी भी कह सकते हैं। तालीम, शिक्षा, विद्या, शिक्षण, उपदेश। चौपट, नष्ट, चार से खुला हुआ, बर्बाद, ओपनली, है ना,
लोपन, दस्तक, खटखटाना, हाथ का हल्का आघात, धक्का, ताली, फितरती, चालबाज, स्वभावगत, खासियत, विशेषता, गुण, प्रभाव, प्रकृति, स्वभाव, तशरीफ, आदर, सम्मान, महत्व, मार्जिन, सीमा, किनारा, बालाई, ऊपर का हिस्सा या मलाईदार हिस्सा, तकल्लुफ, दूध उबालते हैं उसके ऊपर जो मलाई आती है ना वो बालाई, तकल्लुफ, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रीमी लेयर, और क्रीमी लेयर उसको भी कहते हैं जो बहुत चरित्र में स्ट्रांग हो, मुवाकिफ, अनुकूल, अनुसार, तकल्लुफ, बनावट, शिष्टाचार, निहात, अत्यधिक, अत्यंत, बहुत ज्यादा, जायचा, जन्मपत्री, जन्म कुंडली, अर्ज, निवेदन, प्रार्थना, चौड़ाई, अधीर, धैर्य रहित, उतावला, आकुल, दृढ़ता रहित। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, गूगल पर भी ये मैंने आपके लिए खुद बनाए हैं पाठ के आधार पर, इन्हें पढ़िए और समझिए। अब देखिए पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न, वही वाला ही लाई हूँ, क्रीमी लेयर। रीढ़ की हड्डी शीर्षक का क्या महत्व है? यह समाज में आत्मसम्मान, नैतिक दृढ़ता और चरित्र बल का प्रतीक है। यहाँ पे मैं की उत्तर दे रही हूँ, की लाइन, इसे आप इलाबोरेट अपने शब्दों में करिए, है ना। हर चीज दूंगी तो स्पून फीडिंग हो जाएगी ना। एक विचार ला रही हूँ, उस विचार को अपने शब्दों में से बड़ा करके लिखो। शंकर की रीढ़ की हड्डी क्यों नहीं है? क्योंकि उसका अपना कोई व्यक्तित्व स्वतंत्र विचार नहीं है। दूसरा देखिए भाग दो, विद्या से संवाद, उमा की दृष्टि में शिक्षा प्राप्त करने का सही अर्थ क्या है? तो शिक्षा का अर्थ केवल बड़ी बड़ी डिग्री पाना नहीं है, बल्कि आत्मबल और स्वतंत्र विचार रखना है। ऋषियों से संवाद, रामसरू समाज में आधुनिक व्यवहार का दिखावा करते हैं, परंतु उनके विचार रूढ़िवादी हैं। कैसे? वे अपनी बेटी को शिक्षा बीए दिलाते हैं, लेकिन विवाह के समय समाज के दबाव में आकर उसकी शिक्षा को छिपाते हैं और लड़की वालों की अनुचित मांगे सहते हैं। एकांकी का अमर संदेश क्या है? शिक्षा का अधिकार। पहला, शिक्षा कोई छिपाने वाली चीज या पाप नहीं है, यह तो चरित्र निर्माण का साधन है, प्रक्रिया है, और समाज में सम्मान दिलाती है, आपको रोजगार दिलाती है, आत्मनिर्भर बनाती है, स्वाभिमान बढ़ाती है, समाज के अनुचित रूढ़ियों और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाना ही असली रीढ़ की हड्डी होना है। आप में से कितने बच्चे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी है? सब हाथ खड़ा करेंगे, लेकिन कभी अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वो आत्मनिरीक्षण करना। समानता, स्त्रियां कोई फर्नीचर या भेड़ बकरियां नहीं है जिन्हें नाप तोल कर खरीदा जाए, उन्हें सम्मान, आदर मिलना चाहिए। पाठ के लिए गतिविधि एक रोचक लाई हूँ। आप देखिए, आप इस पाठ के आधार पर रोल प्ले तो करेंगे ही, साथ ही लिखने की एक्टिविटी क्या हो, आप इस पर लिखने की एक्टिविटी आप नारी स्त्री शिक्षा पर अनुच्छेद लिखिए 120 शब्दों में, और एक कॉमिक्स चित्र कथा बनाइए। मनोरंजक एक्टिविटी है ये, है ना। एक उदाहरण के लिए मैं आपके यहाँ लाई हूँ, इसे पढ़िए, समझिए। ऐसी ही किसी कहानी को कॉमिक्स चित्र कथा के रूप में प्रस्तुत करो जिसमें चरित्र की दृढ़ता दिखाई गई हो। देखिए, पिता के मोटिवेशन से बेटे में चरित्र निर्माण की सीख आई, फिर बेटा समाज में कैसे बाढ़ पीड़ितों की मदद करता है, तो ये उसके स्ट्रॉन्ग बैकबोन का परिचय दे रहा है ना, रीढ़ की हड्डी मजबूत है उसकी। तो एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। 5 अंक के मूल्यांकन आकलन के लिए पाठ की समझ अनुप्रयोग के लिए आप यह गतिविधि रख सकते हैं। हमें हर सेमेस्टर में 5 अंक के लिए करनी होती है ना एक गतिविधि, तो उसके लिए मैंने आपको सुझाया है। अब हमने क्या क्या सीखा, है ना। तो बच्चों, मैं आपसे सवाल करूंगी, आप जवाब देंगे। तो बताइए, इस पाठ से सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किसके माध्यम से किया गया है? तो इसके माध्यम से प्रगतिशील विचारधारा नारी सशक्तिकरण के माध्यम से दिया गया है। स्त्री शिक्षा, आत्मसम्मान, समाज की दोहरी मानसिकता का पर्दाफाश किया गया है। रीढ़ की हड्डी, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, बैकबोन, ये वास्तव में आत्मसम्मान और नैतिक दृढ़ता का प्रतीक है। उमा किसका प्रतीक है? सशक्त नारी का प्रतीक है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? उमा के अनुसार शिक्षा केवल डिग्री नहीं, आत्मबल और स्वतंत्र विचार रखने का माध्यम है। रीढ़ की हड्डी का प्रतीकात्मक अर्थ हमने क्या जाना कि शरीर के महत्वपूर्ण अंग के साथ साथ व्यक्ति के आत्मसम्मान, नैतिक दृढ़ता का प्रतीक है। फिर प्रगतिशील पक्ष में उमा है, रूढ़िवादी पक्ष में शंकर और उसके पिता हैं, और उमा के भी पिता इसी में आ जाएंगे, उसकी माँ भी आ जाएगी। रूढ़िवादी सोच और सामाजिक द्वंद्व दिखाया गया है। स्त्री शिक्षा बनाम धक्यानुसी सोच, गोपाल प्रसाद संवाद के रूप में,
है ना। वैवाहिक बिजनेस के रूप में संकर नैतिक साहस की कमी का प्रतीक है। तो इस तरह से हमने पाठ का विश्लेषण किया, पाठ के प्रश्न उत्तर देखे। मुझे उम्मीद है पाठ आपको समझने में मदद हुई होगी, और अगर मैं सफल हुई हूँ तो कृपया अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हमारा हौसला बढ़ता है। प्लीज सब्सक्राइब वीणा वाणी चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। अंत तक वीडियो देखिए, समझिए, तभी समझ आएगा। धन्यवाद। शुभ दिवस।